हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट का नाम है संसाधन। यहाँ पर हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है को निम्न में से क्या कहा जाता है। दोस्तों, वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जैसे पानी हुई दोस्तों, या पेन हुआ दोस्तों, या बुक हुआ, कोई भी चीज़ जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करें, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। उपयोगिता कहेंगे उसे, या प्रयोज्यता कहेंगे उसे, या संसाधन कहेंगे उसे। निम्न में से क्या कहेंगे दोस्तों उसे, या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन होता है। क्या होता है दोस्तों? संसाधन। जैसे कि हम मार्केट गए और हमें कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए हमें सबसे पहले नोटबुक की आवश्यकता होगी। तो नोटबुक क्या है दोस्तों? हम अपनी उपयोगिता के लिए उस नोटबुक को ले रहे हैं, तो नोटबुक एक संसाधन है। और उस नोटबुक पर लिखने के लिए हमने पेन को खरीदा, तो पेन भी एक संसाधन है। वह प्रत्येक वस्तु जिसको हम अपने उपयोग के लिए ले रहे हैं, चाहे वो भोजन हो दोस्तों, खाना हो, पीना हो, मशीन हो, प्रत्येक चीज़, या वो प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है या मशीन है, वो सब चीज़ें संसाधन कहलाती हैं दोस्तों। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि जल, बिजली, रिक्शा। रिक्शा यातायात का साधन है, वो भी हमारा संसाधन है। सब्जियां जो हम खाने के प्रयोग में लेते हैं, वो भी संसाधन है। पाठ्य पुस्तक, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वह प्रत्येक वस्तु जिसका हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करते हैं, वह सब चीज़ें संसाधन होती हैं दोस्तों। पेड़ों को भी हम संसाधन कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है दोस्तों। देखिए, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। यानी कि कोई भी वस्तु हुआ या पदार्थ हुआ, वो हमारे जीवन में क्या आवश्यक है, उसकी क्या प्रयोज्यता है, यानी प्रयोज्यता यानी उद्देश्य की पूर्ति होना, वो उस चीज़ को संसाधन बनाती है। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं दोस्तों, किसी भी वस्तु के संसाधन बनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। पहला, उपयोगी होना, प्रयोज्यता, मूल्य, या निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सटीक उत्तर है प्रयोज्यता। देखिए दोस्तों, यानी मैं यूँ समझिए आप, उपयोगकर्ता जिससे अपने लक्ष्य या उद्देश्य को सही ढंग से पूरा करता है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? प्रयोज्यता कहलाती है। यानी कि जिस प्रयोजन के लिए, यानी कि हमने लिखने के लिए कलम यानी कि पेन को खरीदा, तो एक प्रयोजन था। तो हमने एक प्रयोजन के तहत पेन खरीदा। पेन क्या है? एक संसाधन है। ओके दोस्तों, प्रयोजन का हिंदी तात्पर्य है कि उद्देश्य की पूर्ति करना। इसी प्रकार दोस्तों, सेम इसी प्रश्न को थोड़ा घुमा करके ही पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता, मूल्य, या मात्रा। तो दोस्तों, संसाधन को निर्धारित नहीं करता, ये प्रश्न भी इसी से संबंधित है। तो इसमें आप यूँ समझ सकते हैं कि तीनों ही चीज़ें संसाधन को निर्धारित करती हैं, क्योंकि आवश्यकता होगी तभी हम संसाधन लेंगे, और किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो दोस्तों उसका मूल्य भी होगा, और मात्रा भी होती है, तो दोस्तों वो संसाधन के लिए ही होती है। ये तीनों चीज़ें संसाधन से संबंधित है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु के संसाधन बनने के लिए मूल्य का होना आवश्यक है। हम मार्केट से पेन खरीदने के लिए गए, तो दोस्तों उस पेन का कुछ ना कुछ मूल्य होगा। कोई भी चीज़, आजकल हम पानी भी ले रहे हैं, तो पानी का भी हमें बोतल खरीदते हैं, 10 रुपये 20 रुपये देनी पड़ती है। और अगर पिछले ज़माने की तरफ जाएं दोस्तों, तो जलदाय विभाग, यानी कि जलदाय विभाग से पहले पानी का बिल आया करता था, या 5 रुपये 10 रुपये कुछ ना कुछ आता था। यानी जो भी चीज़ संसाधन है, हमें उसको कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना ही पड़ता है। एवं वस्तु का किस चीज़ से एवं कुछ उद्देश्य के साथ प्रयोग या उपयोग किया जा रहा है, वस्तु को उपयोग में लाना ही मूल्य तय करता है। यानी कि वस्तु को हम किस उपयोग में ला रहे हैं, उससे उस वस्तु का मूल्य तय होता है कि वह वस्तु कितनी मूल्यवान है। मूल्य का अर्थ दोस्तों महत्व से भी समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है। जैसा सपोज करके चलिए दोस्तों, फ्रीज। फ्रीज क्या करती है? खाने में फफूंदी लगने से, सड़ने से रोकती है। तो दोस्तों, फ्रीज का एक महत्व है तो उसका एक मूल्य है दोस्तों। इसलिए मूल्य का अर्थ महत्व से भी लिया जाता है। यानी कोई वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है उपयोग के लिए, वही उसका मूल्य निर्धारित करता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से सत्य है? कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता,
कथन पहला व दूसरा दोनों हो सकते हैं, यानी कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता। फोर्थ तो ऑप्शन कहता है कथन पहला व द्वितीय दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, संसाधन चाहे किसी प्रकार का हो उसका आर्थिक मूल्य होता है। दोस्तों संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे समझ करके चलिए दोस्तों। संसाधन हमारे धात्विक संसाधन ले लो, जैसे सोना हुआ, चांदी हुई, पीतल हुई। और दोस्तों आपके प्राकृतिक संसाधनों में आप देख सकते हैं कोई मनोरम भूदृश्य हुआ, जैसे कि हमने इंद्रधनुष को देखा आकाश में। तो इनका आर्थिक, जैसे कि आप समझ के चलिए सोने चांदी का पीतल का, इसका तो आर्थिक मूल्य होता है दोस्तों। परंतु दोस्तों दूसरी पंक्ति के करिए आर्थिक मूल्य नहीं होता। क्या भूदृश्य का आर्थिक मूल्य हो सकता है? क्या हमने अंतरिक्ष में इंद्रधनुष को देखा तो उस इंद्रधनुष को देखने का आर्थिक मूल्य हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों। मगर वो भी एक संसाधन है जिसको देख करके हमें खुशी मिल रही है, मनोरम दृश्य है, भूदृश्य है दोस्तों। प्राकृतिक झरनों को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें संसाधन का उपयोग करती हैं। पानी है पीने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए वायु है, तो वायु का कोई मूल्य तो नहीं है दोस्तों, मगर वो भी एक संसाधन है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा कथन पहला व दूसरा दोनों सत्य हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करते हैं? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, या दूसरा विकल्प क्या कहता है आपका, किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, किसी व्यावसायिक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कोई विचार है हमारे मन में अथवा कोई आविष्कार है, उस पर एकमात्र अधिकार हम अपना करना चाहते हैं। तो हमारा विचार है कोई भी और कोई हमारा आविष्कार है, जैसे हमने साइकिल बनाई है, मोटरसाइकिल बनाई, उसे हम पेटेंट कराना चाहते हैं। हमने कोई इंजन बनाया, एयरक्राफ्ट बनाया, उसे हम पेटेंट कराना चाहते हैं, यानी कि हमारे ही नाम से उसको पेटेंट कराना चाहते हैं, रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, उसे पेटेंट कराना कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पेटेंट को सही तरीके से आपका यहाँ पर पहला विकल्प परिभाषित करता है, मगर यहाँ पर आपको दूसरा और तीसरा विकल्प समझना भी आवश्यक है। देखिए पेटेंट से तात्पर्य, एक बार और बता देता हूँ आपको, पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। और दोस्तों इसका जो चिन्ह है, या आप ये कह सकते हैं इसका संकेत आर होता है। ओके दोस्तों, अब दूसरे पॉइंट को समझिए, कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार। तो दोस्तों कलात्मक पूंजी जैसी किताबें हुई, चित्र हुए, लेख हुए आदि पर एकमात्र अधिकार को कॉपीराइट क्या कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, तो कोई हमारी वीडियो को चुराता है तो उस पर कॉपीराइट एक्ट लगता है, यानी कि ये इस पर हमारा अधिकार है। ओके दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखिए, किसी व्यावसायिक पूंजी पर एकमात्र अधिकार। देखिए व्यावसायिक स्वामित्व वाली चीज़ों को ट्रेडमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे हमने कोई फर्म खोली, कोई रजिस्ट्रेशन कराया, सपोज करिए हमने अलमारी बनाने का एक फैक्ट्री खोली, तो अलमारी बनाने की फैक्ट्री खोली तो हम उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसका ट्रेडमार्क लेंगे। जैसे कि गोदरेज एक ट्रेडमार्क है, तो दोस्तों ट्रेडमार्क का जो साइन होता है वो टीएम होता है। क्या होता है दोस्तों? टीएम। ओके दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन प्रौद्योगिकी को सही तरीके से परिभाषित करता है? वस्तु बनाने में नवीन ज्ञान का प्रयोग ना करना, धरती पर उपलब्ध संसाधनों की प्रयोज्यता प्रौद्योगिकी है, मानव द्वारा अपनी सोच में अमूल परिवर्तन लाना ही प्रौद्योगिकी है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कोई कौशल हुआ अथवा कोई वस्तु, उसमें नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग करना ही प्रौद्योगिकी कहलाती है। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर समय और प्रौद्योगिकी दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं। ओके दोस्तों, जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं, समय और प्रौद्योगिकी दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। संसाधनों की रचना लोगों के विचार से होती है, उनके ज्ञान से होती है, उनके आविष्कार से होती है और उनकी खोज से होती है। एवं लोग स्वयं भी एक संसाधन है, क्योंकि दोस्तों लोग अपने मस्तिष्क से, अपने शारीरिक बल से संसाधनों को अपने उपयोग करने के लिए लेकर के आते हैं, इसलिए मनुष्य को भी एक संसाधन कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, जहाँ तक प्रौद्योगिकी की बात है, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। जैसे हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, जैसे कि पेड़ों को काट करके हम लकड़ियाँ लेते हैं और लकड़ियों से हम खाना बनाते हैं, तो हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रौद्योगिकी को और डीपली समझते हैं। देखिए कौशल एवं विकास में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग करना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आग की खोज हुई, फिर उस आग से हम लोग खाना पकाने लगे या खाना बनाने लगे।
तो ये जो पद्धति है प्रौद्योगिकी कहलाती है दोस्तों। जैसे दोस्तों सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए के आविष्कार से आजकल सभी परिवहन की जो सुविधाएं वो चल रही हैं, नवीनतम विधियों का विकास हुआ है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा यानी कि एनर्जी उत्पन्न करके उसे एक नया महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यानी कुछ चीजें हमने पहले खोजी, फिर मनुष्य ने मस्तिष्क लगा करके अपना वैज्ञानिक तरीके से उन्हीं चीजों से और ज्यादा डेवलपमेंट किया। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, ये प्रौद्योगिकी कहलाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है: वायु एवं नदियां, झील एवं पानी, और मृदा एवं खनिज, सड़क एवं मशीन। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो दोस्तों वह संसाधन होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इनमें ज़्यादा संशोधन भी नहीं किया जा सकता दोस्तों, यानी कि थोड़े बहुत बदलाव के साथ उपयोग में लाए जाते हैं। इन संसाधनों में प्रकृति द्वारा प्रदान निःशुल्क उपहार भी होते हैं जो सीधे ही उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि दोस्तों वायु हुआ, पानी हुई, आदि हुई दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों के विषय में आपको बता दूं, वायु एक प्राकृतिक संसाधन है जो पेड़ों से भी प्राप्त होती है, नदियाँ भी प्राकृतिक संसाधन है, झील और पानी भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा यानी मिट्टी और खनिज संसाधन भी प्राकृतिक संसाधन है। परंतु दोस्तों सड़क और मशीन है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्यों ने मशीनों का निर्माण किया है, सड़क का निर्माण किया है। अब वो बात अलग है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके इन्होंने मशीन बनाई या सड़कें बनाई, मगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है ये। अब देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में से पहले प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ जब जिक्र यहाँ पर सड़क और मशीन का आया है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ मानव निर्मित संसाधन भी होते हैं। देखिए कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोहा दोस्तों, लोहा अयस्क जो है उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोग उसमें लोहा बनाना नहीं सीखे थे, और दोस्तों जैसे लोगों ने उसमें से लोहा अयस्क में से लोहा बनाना सीख लिया तो दोस्तों वो एक संसाधन बन गया। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाए जाते हैं, यानी प्रकृति के जो संसाधन हैं उनका उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाए जाते हैं। जैसे हथौड़ा हुआ दोस्तों, सोने का कड़ा हुआ, चांदी की चैन हुई दोस्तों, इत्यादि। अब प्रश्न नंबर 7 में देखिए दोस्तों, नवीनीकरणीय संसाधन क्या हैं? सौर ऊर्जा, जल, पवन ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नवीनकरणीय संसाधन क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, वे संसाधन जिनका नवीनीकरण शीघ्रता से होता है या जिनकी पूर्ति पुनः हो जाती है, जैसे दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है दोस्तों? सूर्य क्या है आपका? असीमित है, क्योंकि जब तक सूर्य है तब तक ऊर्जा रहेगी। सूर्य की उम्र की बात करें दोस्तों तो सूर्य एक तारा है और उसकी उम्र 10 अरब साल है। फिलहाल सूर्य 5 अरब साल की उम्र प्राप्त कर चुका है दोस्तों, यानी कि अभी 5 अरब साल और सूर्य रहेगा, यानी कि असीमित है। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जल की बात करें तो जल दोस्तों असीमित है, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है। कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है दोस्तों? 71% भाग पर जल पाया जाता है। अब पवन ऊर्जा की बात करें दोस्तों, हवा असीमित है, इसे रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों नवीनकरणीय संसाधन यहाँ पर तीनों ही हैं, तो इसका आंसर हुआ उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों जल असीमित नवीनकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी पीने लायक पानी की दोस्तों इस दुनिया में कमी है। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8वां, निम्न में से अनवीनकरणीय संसाधन नहीं है। अनवीनकरणीय संसाधन नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अनवीनकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? अनवीनकरणीय संसाधन दोस्तों वह होते हैं जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, या फिर दोबारा नवीनीकरण या पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लगे, यानी कि इतने समय अवधि लगे कि मानव जीवन की अवधि से बहुत ज़्यादा। मानव जीवन की हाईएस्ट अवधि आजकल 70 साल है, 100 साल मान लो। तो ऐसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति होने में मानव जीवन से
भी बहुत ज़्यादा समय लगे वो अब अनवीनकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ओके दोस्तों, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल बतौर यहाँ नीचे दे रखा है मैंने आपको कि भूभाग, ऊंचाई, जलवायु, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर पराट जो यहाँ पर आपके अनवीनकरणीय संसाधन ऑप्शन यहाँ पर मैं थोड़ा गलत बोल गया दोस्तों। तो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, जल। तो यहाँ पर दोस्तों कोयला अनवीनकरणीय संसाधन है क्योंकि इसकी पूर्ति होने में दोस्तों मानव जीवन से ज़्यादा अधिक समय लगेगा। और पेट्रोलियम भी दोस्तों समाप्त हो गया तो इसकी पूर्ति होने में मानव जीवन से भी ज़्यादा अधिक समय लगेगा। उसी प्रकार गैस है। और जबकि जो जल है आपका वो नवीनकरणीय संसाधन है, इसकी पूर्ति जल्दी हो सकती है। प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला भूभाग, दूसरा जलवायु, तीसरा ऊंचाई, चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को आपके सभी प्रभावित करते हैं क्योंकि कुछ भूभाग, कुछ जगह पर पठार है दोस्तों, कुछ जगह पर पर्वत हैं, कुछ जगह पर कृषि के लिए उपजाऊ मैदान है, तो भूभाग भी प्रभावित करता है संसाधनों को। और जलवायु, जब वर्षा होगी दोस्तों वहाँ कृषि उत्पन्न होगी तो संसाधन बनेगा। और रेगिस्तान में दोस्तों वर्षा नहीं होगी तो वहाँ संसाधन आपके उपलब्ध नहीं होंगे, वो रेगिस्तान कहलाएगा। ऊंचाई भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऊंचाई के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कम होती है, ज़्यादा होती है, लोग वहाँ निवास करते हैं। ऊपर से बर्फ़ बनती है, बर्फ़ से पानी बहता है, नदियाँ बहती हैं, झरने बहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प आपके यहाँ पर सही हैं। देखिए दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है भूभाग, ऊंचाई, जलवायु जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है। कहीं पर दोस्तों आपके पठार हैं, कहीं पर पर्वत हैं, इसीलिए दोस्तों पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण भी असमान है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10वां, सामान्यतः संसाधनों के वर्गीकरण में से कौन सा वर्गीकरण शामिल नहीं है? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, आकाशीय संसाधन, मानव। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, संसाधनों के वर्गीकरण में प्राकृतिक संसाधन शामिल है, मानव निर्मित संसाधन मशीनें वगैरह शामिल हैं, आकाशीय संसाधन शामिल नहीं है दोस्तों। और मानव तो स्वयं एक संसाधन है क्योंकि मानव अपने कौशल से, अपने विकास से, अपने मस्तिष्क का यूज़ करके प्रत्येक चीज़ को संसाधन में परिवर्तित करता है, तो मानव को भी एक संसाधन माना जाता है दोस्तों। देखिए सामान्यतः संसाधनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, पेड़ पौधे आदि। और मानव निर्मित संसाधन में दोस्तों मशीनें आ जाती हैं, परिवहन आ जाते हैं। और मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन माना गया है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। मानव संसाधन का मतलब इस तरह समझा जा सकता है, मानव यानी लोगों और लोगों की संख्या और उनकी मानसिक तथा शारीरिक योग्यता से है। जैसे दोस्तों एक किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं और वैज्ञानिक क्या करते हैं, कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याएं सुलझाते हैं और अन्न के उत्पादन को बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार मानव भी एक संसाधन बन जाता है। प्रश्न नंबर 11वां, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, और संसाधनों का लगातार दोहन करना, नवीनीकरण के लिए समय देना, उपयोग को कम करके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान देना। तो दोस्तों ये गलत पूछ रहा है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना। तो दोस्तों ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का लगातार दोहन करेंगे तो दोस्तों संसाधन खत्म हो जाएंगे। अनवीनकरणीय संसाधन जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि उनकी पूर्ति बहुत ही लंबे समय में होती है, या यूँ कह सकते हैं हुई ही नहीं है। जैसे पेट्रोल हुआ दोस्तों, कोयला हुआ, गैसें हुई दोस्तों। तीसरा पॉइंट दोस्तों नवीनकरण के लिए समय देना, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो गलत मैंने आपको बता दिया, सेकंड बाकी यहाँ पर सारे पॉइंट सही हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12वां, सतत पोषणीय विकास को निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिभाषित करता है? प्राकृतिक संसाधनों का सभी लोगों के बीच समान वितरण। नेक्स्ट ऑप्शन है संसाधनों का लगातार दोहन जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। फोर्थ ऑप्शन है आपका आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपयोग। तो दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाए जिससे वर्तमान पीढ़ी के साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। सतत
यानी कि लगातार चलने वाला। पोषणीय, जो पोषण कर सके। विकास यानी कि डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो लंबे समय तक भावी पीढ़ी के काम में भी आ सके। ओके दोस्तों, ऐसे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए सावधानी पूर्वक। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कैंसर उपचार की औषधियाँ मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, तो दोस्तों ये आपका मानव निर्मित संसाधन है। जबकि झरने प्राकृतिक संसाधन है। उष्णकटिबंध भी आपके उष्णकटिबंधीय वन भी आपके प्राकृतिक संसाधन है। देखिए प्रश्न नंबर 14वां, कथन पूरा कीजिए। अनवीनकरणीय संसाधन होते हैं सीमित भंडार वाले, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अनवीनकरणीय संसाधन आपके सीमित भंडार वाले होते हैं। यानी कि अनवीनकरणीय दोस्तों जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, या फिर दोबारा नवीनीकरण या पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लगें, और वह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर्ण। दोस्तों पानी को लेकर के ये पंक्तियाँ अकबर के एक दरबारी 9 रत्नों द्वारा कही गई हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछता है कि ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा कही गई हैं? सूरदास जी द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा, फैजी द्वारा, तानसेन द्वारा। तो दोस्तों अकबर के एक नवरत्न थे जिनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें अकबर के गुरु खान बाबा का पुत्र भी कहा जाता है। उनके द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई थी दोस्तों। ओके दोस्तों, क्योंकि बिना पानी के दोस्तों कुछ भी संभव नहीं है। और कवि ने यहाँ पर जल जो एक संसाधन है उसकी ओर संकेत किया है कि संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा। बिन पानी के तो दोस्तों मोती की भी चमक खत्म हो जाती है, और बिन पानी के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप लोगों से एक निवेदन है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल आपको यूपीएससी आईएएस की तैयारी कराने का एकमात्र हिंदी में तैयारी कराने का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद दोस्तों।